हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRP एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के महत्वपूर्ण सूत्रों का। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रचार चेक करते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अगर संख्या हमारे सामने जिनका गुणनखंड हम करें वो अगर 2m गुणा 5n के फॉर्मेट में है तो वो संख्या कैसी होगी? वो होगी शांत। और अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं है तो वो संख्या कैसी होगी? अशांत प्रसार होगा। इसके बाद में हमारा दूसरा कंसेप्ट हमारे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरा क्या आता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब हम भाग करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, तो जहाँ यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं उसे a बोलते हैं, यहाँ पे b, यहाँ पे q और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r। यानी कि भागफल को q और शेषफल को r बोला जाता है। अब ध्यान देंगे कि हमेशा जीरो लेस देन या इक्वल होना चाहिए r के और r लेस देन होना चाहिए b के। यानी जो संख्या b हमारे पास होती है उससे r हमेशा छोटा होना चाहिए। तीसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणा b होता है HCF गुणा LCM। इसका अगर आप पक्षांतरण करोगे तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। इन चारों फॉर्मूलों के माध्यम से हम a यानी पहली संख्या निकाल सकते हैं, b यानी दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं और LCM निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में हमें द्विघात बहुपदों का बारे में अध्ययन करते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। ध्यान देंगे कि जो x² के साथ हमारे पास जो भी संख्या होगी वो हमारी a होगी और x के साथ हमारी जो भी संख्या होगी वो b होगी और अकेले जो ऐसी c के रूप में होगी वो c होगी। तो हमें क्या करना है? संख्याओं की ax² प्लस bx प्लस c के तुलना करनी है। इस प्रकार हम क्या द्विघात बहुपदों के दो शून्य ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्य होते हैं, तो हम पहले शून्य को बोलते हैं अल्फा, दूसरे शून्य को बोलते हैं बीटा। तो हम अल्फा और बीटा के बाद रिलेशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों व गुणांकों के संबंध की सत्यता जांच करते हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। ये माइनस के b और a कहाँ से आते हैं? ये यहाँ से आते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो x² प्लस bx प्लस c हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? यहाँ से हमें a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा और हाँ, हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके यहाँ पर हम सीख सकते हैं। आगे चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल हमेशा c अपॉन a के बराबर में आएगा। अगर ये दोनों बराबर में आ जाए तो हमारा संबंध सत्य है। तो हम ऐसी स्थिति में लिखेंगे कि दोनों ही परिस्थितियों में संबंध सत्य है। इसके बाद में हमारा आता है यदि द्विघात बहुपदों का शून्यकों का गुणनफल और योग हमें दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा बीटा के साथ x प्लस अल्फा बीटा। तो अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो हमें ये सूत्र याद करना होगा, x² माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा के साथ में x और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। इसके बाद में हम सीखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम होता है हमारे पास px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। और यहाँ पर हमारे पास px कौन है वो मैं px बता देंगे। यहाँ पे ये तो हमारे पास px हो गया, ये हो गया gx, ये rx और ये qx। इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर और अगले कंसेप्ट में हम सीखेंगे, अगला चैप्टर हमारे पास है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अगला चैप्टर हमारे पास कौन सा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चलते हैं पढ़ते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमें समीकरणों की बात करें तो हमें दो समीकरण निकाय दिए हुए होंगे। क्या होगा? हमें दो समीकरण निकाय दिए हुए होंगे। हमें समीकरण निकाय कुछ इस प्रकार दिए हुए होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। दूसरा हमें दूसरी समीकरण दी हुई होगी a2 के साथ x प्लस b2 के साथ y प्लस c2 इज इक्वल 0। अब इनके हम ग्राफ कैसा बनेगा, इनका हल कैसा होगा
और इनके युग्म संगत होंगे या असंगत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ध्यान दें कि हमारे पास A1 A2 बराबर नहीं हो B1 B2 के, तो रेखा कैसी बनेगी? रेखा बनेगी ऐसी, यानी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा कहाँ पर काटती है? एक बार काटती है, तो इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा, और हल है तो इसका मतलब ये संगत है। उसके बाद में दूसरी हमारे पास आती है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, यानी इसमें सभी बराबर हैं, तो रेखा बनेगी संपाती, और संपाती रेखा होती है एक रेखा के ऊपर एक रेखा, यानी ये हर बिंदु पर काट रही है, यानी इसके अनेक हल होते हैं, तो हल तो हैं, इसलिए क्या है? संगत। अगला हमारे पास होता है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2। ऐसी स्थिति में हमारे पास रेखा बनती है समांतर, और समांतर रेखा होती है ऐसी। समांतर रेखा कभी भी किसी पर कहीं पर भी नहीं काटती है, किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, तो इसका कोई हल नहीं होता, और जिसका कोई हल नहीं होता वो कैसा होता है? असंगत। इसके बाद में हम द्विघात अगला चैप्टर लेते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के हमारे पास देखो दोस्तों, द्विघात समीकरणों के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरणों के कितने मूल होते हैं? दो मूल। इनको पहले मूल को हमने सीखा था अल्फा, और दूसरा मूल हमारे पास कौन सा होता है? बीटा। द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे किताब में तीन विधियां दी गई है। एक हमारे पास है गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र हम इसे बोलते हैं। तो आगे चलते हैं इनको बारे में कि हम इसमें सूत्र किसका दिया हुआ है? श्रीधराचार्य सूत्र दिया हुआ है, इसका अध्ययन करते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र हमारे पास क्या है देखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारे पास कौन है? श्रीधराचार्य सूत्र। इसका भी अध्ययन हम आगे करेंगे। तो अब श्रीधराचार्य सूत्र में जो ये अंडरूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उसे बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। और डी को हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर बोलते हैं। तो इनको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में ये विविक्तिकर काम आता है। तो आप इसे समझें कि डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ज्ञात करें, और अगर वो बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और अलग अलग। और अगर हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे वो 0 से बड़ा आ जाए, तो मूल क्या होंगे? 0 के बराबर आएंगे। बड़ा आएगा तो वास्तविक और भिन्न होंगे, और अगर बराबर आएगा तो वास्तविक समान आएंगे, और अगर छोटा आएगा तो मूल अवास्तविक और काल्पनिक होंगे। इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर आता है दोस्तों, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। इसके बारे में सीखते हैं। हमारे क्या होता है इसमें? एपी का व्यापक रूप हमें दिया हुआ होता है, और एपी का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी हम ए में डी ऐड करेंगे, फिर 2d ऐड करेंगे, फिर 3d ऐड करेंगे, ऐसे हमारे एपी बनती जाएगी। फिर हमारे पास अगला फॉर्मूला आता है एपी का एनवां पद। इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर ए होता है प्रथम पद, एन होता है एनवां पद, और डी होता है सार्वा अंतर। इसके बाद में एपी के एन पदों का योग का हमारे पास फॉर्मूला आता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ये क्या होता है? एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। इसके बाद में एक और सूत्र आता है एस एन का, एस एन बराबर एन बट्टे 2 कोष्टक ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? ये वाला फॉर्मूला हमारे सब सूटेबल होता है जब में ए और ए एन यानी प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो। एक नया कंसेप्ट इसमें और ध्यान देते थे कि अगर प्रश्न में अंतिम से एनवा पद पूछे तो ध्यान देंगे, अगर अंत से एनवा पद पूछे तो हमें एपी को विपरीत ओर से लेना है, एपी को विपरीत ओर से लेना है। चलते हैं, एक नोट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है। यदि कितने पद, कौन सा पद और पदों की संख्या पूछे तो एन ज्ञात करना है। अगर आपको कितने पद, कौन सा पद और पदों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। और एन ज्ञात करना है का एन ज्ञात करने का वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ आपको सभी मान दिए हुए होंगे तो आप एन को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू रखकर पक्षांतरण करके एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारे पास होता है जब एस एन दिया हुआ हो, जब आपको एस एन दिया हुआ हो तब एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एस एन दिया हुआ हो तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी आपको अगर ए 10वां ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होगा एस 10वां माइनस एस 9वां। एक अगला और नया कंसेप्ट लेते हैं, देखते हैं। यदि ए बी सी ए पी में है, यदि ए बी सी ए पी में है तो आपको अगर बी ज्ञात करना हो, अगर ए बी सी ऐसी ए पी दी हुई है और आपको बी ज्ञात करना है तो बी का सूत्र हो जाएगा ए
प्लस सी बटा 2। यानी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको 4 और 6 दे दिया और आपको पूछा है कि इसमें यहाँ पर कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, 4 प्लस 6 बटे 2 यानी 10 बटे 2 बराबर में 5, यानी बीच में क्या आएगा 5। अगर आपको लगातार एपी दी हुई है, ABC के फॉर्मेट में दी हुई है, तो बी ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा A प्लस सी बटे 2। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।